वाई कनाडा? कनाडा क्यों? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, किसी भी मुल्क में रहने के लिए हमें पहले कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो उस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें उस मुल्क की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जहां पर हम फिर रहने का सोच सकते हैं। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गया, एजुकेशन आ गई, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया और कल्चर हो गया वहाँ का। मैं यहाँ पर ट्रैवलिंग की, इंटरटेनमेंट की या एन्जॉयमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद होती हैं। जिस तरह किसी को बीचेस पसंद हो या किसी को पहाड़ पसंद हो या डिफरेंट किस्म के एंटरटेनमेंट्स हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप रहने के लिहाज से कि एक मुल्क कितना क्वालिफाई करता है आपकी उम्मीदों पर और आपके लिए वो रहने के लिए कितना काबिल है, और आप वहाँ पे मूव होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। तो सबसे पहले कनाडा क्या है और कनाडा कहाँ पे है? तो दोस्तों, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में है और यहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं जो कि यूएसए और कनाडा। कनाडा में इन शॉर्ट 10 प्रोविंसेस, इसका कैपिटल प्रोविंस ओंटारियो है और कैपिटल सिटी ऑटोवा है। लेकिन यहाँ का सबसे लार्जेस्ट सिटी टोरंटो है। यहाँ की जीडीपी 1.99 तकरीबन 2 ट्रिलियन है, लेकिन यहाँ पे लोग तकरीबन 4 करोड़ हैं और इसका एरिया तकरीबन 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये दुनिया में दूसरे नंबर पे ये बड़े मुल्कों में आता है रशिया के बाद। तो ये तो हो गया कनाडा क्या है और कहाँ है। अब आते हैं कि कनाडा अपनी क्वालिटी के लिहाज से दुनिया में किन मुल्कों में शुमार होता है। तो दोस्तों, तकरीबन हर साल कनाडा दुनिया की क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लिविंग लाइवलीहुड के लिहाज से दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में ज़रूर आ जाता है। ये जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स वही होते हैं जो मैंने अर्लियर बयान किए, या जो वो लोग देखते हैं वहाँ पे मूव होने के लिए। चेंज भी होते रहते हैं क्योंकि ये फैक्टर्स ईयर टू ईयर जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से ये हर साल किसी न किसी तरीके से उन लिस्ट में ये ज़रूर आया होता है। जो बड़े बड़े मुल्कों के नाम हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या रशिया हो गया, जो या चाइना हो गया, उस लिस्ट तक उनका नाम आता तो ज़रूर है, लेकिन ज़रा पीछे होता है। तो दोस्तों, इस लिस्ट में क्या होता है, या ये कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे इस कंट्री को इस तरह एवेल्यूएट किया गया होता है? उसमें फूड हो गया, आपका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, फ्रीडम, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और ये अपने सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करता है। अब बात करते हैं कनाडा की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस सब को कंबाइन करके आपको डिफ़ाइन करते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ को तो हाउसिंग से एसोसिएट किया जाए, यहाँ पे हाउसिंग या यहाँ पे लिविंग रिलेटिवली बाकी कंट्रियों से अच्छा भी है, सस्ता भी है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ हाउसिंग अच्छी है? अब चूँकि जॉब मार्केट थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना क्रिएट हो गया है, या जो भी आजकल के हालात हैं, इन्फ्लेशन हो गई है, तो उस लिहाज से हाउसिंग मार्केट बेसिकली बहुत ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। जो कंजस्टेड सिटीज़ हैं, जिस तरह टोरंटो हो गया या वैंकूवर हो गया या मॉन्ट्रियल हो गया, ये पुराने सिटीज़ हैं, ये पुराने मल्टीकल्चरल सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे हाउसिंग फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे और सिटीज़ हैं जो करंटली डेवलपमेंट में हैं, जिस तरह कैलगरी अभी आजकल में एक हॉटस्पॉट बन गया। दोस्तों, कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम में आता है और ये टोटली फ्री है। यहाँ पर आपको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, जो जनरल फिजिशियन होता है, जो आपका फैमिली डॉक्टर होता है, तो उससे अपॉइंटमेंट लेना इतनी मुश्किल बात नहीं है। जगह जगह पे क्लिनिक्स बने हुए हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं भी मिलती है तो आप किसी भी क्लिनिक में जाके वॉक इन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई नॉर्मल बीमारी हो, बीमारी आई होप कि ना हो, लेकिन अगर आपको कोई छोटी बीमारी हो, जैसा ज़ुकाम नज़ला हो गया और इस तरह की खांसी हो गई, तो आप इसके लिए किसी भी डॉक्टर, या कोई और पेन हो गया आपके, या आप खुद कंसर्न है अपने हेल्थ के हवाले से, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास इन क्लिनिक्स में जा सकते हैं और ये टोटली फ्री होता है। जब मेडिसिन पे बात आती है, तो वो आपकी कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ से वो इंश्योर्ड होती है, वहाँ से आप टोटली कवर्ड होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ माइंड है। और अगर आपको मज़ीद डॉक्टर ने एवेल्यूएट करना है, तो फिर वही आपको फर्दर रेफ़र करता है स्पेशलिस्ट के पास, और वही आपको अपॉइंटमेंट के लिए टाइमिंग सेलेक्ट करता है, या आपके लिए कोशिश करता है कि आपके अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी आ जाए। दोस्तों, ओवर द काउंटर मेडिसिन भी अवेलेबल होती हैं, जो कि खैर कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह है कि यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने पर्सनल भी एक्सपीरियंस की, कि हम अपने मुल्कों में एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा आदी हो चुके होते हैं और अपने सिस्टम को पूरा तबाह कर देते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स भी हर एक छोटी छोटी बात आपको दबा के एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। आपको एंटीबायोटिक्स या स्लीपिंग पिल्स हो गई, तो वो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलती हैं। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है इस बात की वजह से कि यार ये इजीली इतने अवेलेबल क्यों नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कि
मेरे पिछले 15 सालों में मैंने शायद ही 1-2 दफ़ा एंटीबायोटिक्स यूज़ की हों, और जिसको मैं अच्छा समझता हूँ क्योंकि ये नेचुरल जो इम्यूनिटी है उस बात पे ज़्यादा एग्री करते हैं। डेंटल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे डेंटल बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि अगरचे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वो पैसा आपकी जेब से नहीं जाता है, वो पैसा भी आपकी कंपनी पीछे से पे कर रही होती है। उसका थोड़ा सा हिस्सा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कैसी है, तो उसका या तो थोड़ा सा हिस्सा आप दे देते हैं जेब से, अदरवाइज़ वो 100% कवर ही होता है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ में, अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो 100% कवर कर देती हैं। अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस वजह से कि आपकी जॉब बहुत कम पैसों वाली है, कोई और जॉब आप कर रहे हो या कोई रिलेटिवली छोटी जॉब आप कर रहे हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो वो आपके इनकम पे डिपेंड हो के, चूँकि आप फिर लो इनकम में आ जाते हैं, तो वो आपको फिर गवर्नमेंट से वो चीज़ें भी फ्री होती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस किस्म की बातें बताते नहीं हैं और ये कहते हैं कि यहाँ का जो हेल्थ केयर, जो डेंटल केयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस बात को हम स्टैंडर्ड ही लेते हैं, लेकिन किसने उसको पे किया हुआ है, वो आपके इंश्योरेंस से कवर ही होता है। दोस्तों, हेल्थ सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए बच्चों की जो डिलीवरीज़ हैं, तो वो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो इंतहाई पीसफुल, आप एज अ हस्बैंड या एज अ मेल फैमिली मेम्बर आपके माइंड को इंतहाई पीसफुल रखती है वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे वो फुली केयर और फुली फ्रॉम द डे 1 टू डिलीवरी डे तक आप वो सारा केयर जो है वो हेल्थ केयर करता है या डॉक्टर्स वगैरह करते हैं। दोस्तों, हेल्थ केयर की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल तक बिल्कुल फ्री है। क्या ये एजुकेशन अच्छी है, क्वालिटी की है कि नहीं है? ऑब्वियसली ठीक है, अच्छी है। हाँ, इसके बाद कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो साइंस स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो वो ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं, तो वो शायद उनकी एजुकेशन का सिस्टम और यहाँ की एजुकेशन का सिस्टम थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन ओवरऑल बेहतरीन है। स्कूल के बाद आप जब कॉलेज में जाते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी फ़ीस देनी पड़ती है। फ़ीस के लिए भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोकल के लिए वही फ़ीस पर कोई क्वार्टर रहती है, यानी 1/4 हिस्सा बन जाता है। और एजुकेशन के लिए लोग लोन भी देते हैं, जिसको स्टूडेंट लोन कहा जाता है, जो बाद में फिर आपको रीपे करना पड़ता है। दोस्तों, एक और फैक्टर जो इस मुल्क को अट्रैक्ट करने में हेल्प देती है वो ये है कि कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। तो ये अभी बहुत नई कंट्री है, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म पे ये बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। तो यहाँ पर आपको हर एक कल्चर के लोग मिलेंगे, यहाँ पर आपको हर एक दुनिया के हर कंट्री से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे ख़ुद को इस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मुश्किल हालात से आके यहाँ पे उन्होंने ख़ुद को इस्टेब्लिश किया है और वो अभी एंटरप्रेन्योर्स हो गए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरीज़ कनाडा में बहुत ज़्यादा हैं। ये ठीक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं, ये ग्लोबल इस तरह के जो हार्ड वर्कर्स लोग हैं, लेकिन हर एक बंदे की, हर एक इंसान की अपनी एक सक्सेस स्टोरी होती है। आप अगर किसी भी मुल्क से ट्रैवल करते हैं तो आप अपने मुल्क को, अपनों को छोड़ के एक और नई जगह पे आबाद होना चाहते हैं, और अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो ये आपका एक सक्सेस है। ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टी मिलियनियर बन जाएं या बिलियनियर बन जाएं या आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या बहुत बड़े बड़े घर हैं तो तभी आप कामयाब हैं। कामयाबी का अपना एक पैमाना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप कनाडा जाते हैं वहाँ पे सिर्फ देसी लोग रहते हैं, जैसे पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, बांग्लादेशी हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हर एक कंट्रीज़ के लोग आते हैं। यहाँ पे आपको हम लोग भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको एशियंस भी मिलेंगे, साउथ एशियंस या साउथ इंडियंस हमने का जिक्र किया, साउथ इंडियंस भी मिलेंगे, और यहाँ पे यूरोपियंस भी हैं, यहाँ पे रशियंस भी हैं, यहाँ पे फ्रेंच भी, आप यकीन करेंगे यहाँ पे अमेरिकन्स भी हैं। यहाँ पे एक पीसफुल लाइफ गुजारते हैं। तो जब आप बहुत सारे कल्चर्स को आपस में देखते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अपने मुल्क में नहीं मिलती है। इवन दो ये डिफरेंट कल्चर्स को देखना, इसकी अपॉर्चुनिटी या इसका पोटेंशियल हमारे कंट्रीज़ में भी होता है, लेकिन लोग उसको अवेल नहीं करते हैं। लोग उसको बहुत कमज़ोर निगाह से देखते हैं, और जब वो हम ही लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं तो इन चीज़ों से आप लर्न करते हैं, इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये आपका IQ लेवल बढ़ाता है, ये आपको वाइज कर देता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस सुनने को मिलती हैं, आपको डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। आपके वो सारे लोग दोस्त बन जाते हैं, वही लोग जो हम अपनी कंट्रीज़ में इस बात का शिकार होते हैं कि वो हम दोस्त नहीं हैं। लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ पे सबसे अच्छे दोस्त आपके वही लोग होते हैं
तो कनाडा सेफेस्ट कंट्रीज़ में आता है और यहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत कम हैं। छोटे मोटे क्राइम्स, ये सारी चीज़ें हर जगह का हिस्सा हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक सेफ़ जगह कंसिडर की जाती है जहाँ पर आप अपनी फैमिली को ईज़िली एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। हम जैसे लोगों के लिए इस मुल्क में रहना बेसिकली बहुत ईजी होता है। दोस्तों, कनाडा नेचर के लिहाज से एक बहुत खूबसूरत कंट्री कंसिडर की जाती है और अगर आप इसको ईस्ट टू वेस्ट देखें तो ये फुली लोडेड है नेचर के खूबसूरत तरीन जगहों से और नेचुरल व्यूज़ से, जहाँ पर आप जाके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और अगर आप पीस चाहते हैं तो वो जगह आपके बहुत करीब होती हैं। एक खूबसूरत कंट्री है। दोस्तों, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई कि आपका हेल्थ केयर कैसा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये मल्टी कल्चरल है कि नहीं है। लेकिन क्या इसके बाद हमें क्या चाहिए? पहाड़, नेचर, पहाड़ यहाँ पे ठीक है, पहाड़ खूबसूरत, ये सारे लेक्स पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ कनाडा एक बहुत मॉडर्न कंट्री भी है और मल्टीकल्चरल होने की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ का, बहुत सारे कल्चर का यहाँ पे इन्फ्लक्स है। लेकिन इनका अपना भी एक कल्चर है। यहाँ के लोग हेल्थी लोगों में कंसिडर होते हैं। हेल्थ से रिलेटेड जो डिफ़िकल्ट बीमारियाँ हैं यहाँ पे कम परसेंटेज में हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोग हेल्थी हैं। शायद वजह यही है कि वो उन्होंने अपने आप को एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखा होता है। पसंदीदा जो एक्टिविटीज़ हैं वो हाइकिंग हो गया, आपकी ट्रैकिंग हो गई, कैंपिंग हो गया, रनिंग वगैरह, तो वो सारा साल चलती रहती हैं ये सारी चीज़ें। जिम से लोग बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। यहाँ पर इनडोर लाइफ और आउटडोर लाइफ दोनों बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं और आपको दोनों उसमें बहुत कुछ करने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिस तरह यहाँ की आइस हॉकी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये लोग उसको हॉकी कहते हैं, हम लोग उसको आइस हॉकी कहते हैं। तो चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, तो लोग ये इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। दोस्तों, अब बात आ जाती है जॉब सिक्योरिटी की। तो जॉब्स हैं या नहीं हैं, या किस किस्म की जॉब्स हैं, वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी, तो द थिंग इज़ के यहाँ पर आप जब जॉब करते हैं, आप यहाँ पर छोटी से छोटी जॉब भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी जॉब भी कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। आपको कम से कम पे वाली जॉब भी मिलती है और आपको बड़ी से बड़ी पेमेंट वाली जॉब भी मिल सकती है। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी तनख्वाह से या आपकी इनकम से थोड़ा सा हिस्सा एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस में डिडक्ट होता है। वही एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बाद में अगर आप किसी रीज़न की वजह से जॉब लूज़ करते हैं तो वही एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपको रीपे या पे हो रहा होता है, ताकि आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा सस्टेन रख सकें और मीनवाइल आप एक दूसरी जॉब ढूंढ सकें। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इमीडिएटली यहाँ से ड्रॉप होके मुश्किल में नहीं जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, कनाडा या कोई भी मुल्क या अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप या कोई भी कंट्री होगी, तो ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी का गोल नहीं होना चाहिए। आप अपने गोल पहले सेट कर लें, अपने गोल को फॉलो ज़रूर करें, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर लेते हैं कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यार हमें जाना है और कनाडा क्या हमें पासपोर्ट लेना है, या हमें जाना है और वहाँ की नेशनैलिटी लेनी है, और जैसे ही हम नेशनैलिटी लेंगे तो हम बस मिलियनेयर हो जाएंगे, हमारे पास पैसा जो है ना ऊपर से बरसना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ऐसा हो भी जाता है, ऐसा है भी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसा आप अपना माइंडसेट ऐसा ना बनाएं, इस चीज़ की ख्वाहिश रखें, लेकिन इसको अल्टीमेट गोल ना बनाएं। क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क, मेरे लिए मेरा मुल्क, आपके लिए आपका मुल्क, मेरे लिए मेरा शहर और आपके लिए आपका शहर, ये सबसे खूबसूरत जगह हैं। हमारी मिट्टी, जहाँ पे हम पले बड़े हैं, जहाँ पे हमने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, जहाँ पे हमारी फैमिली, दोस्त हैं, तो उससे बढ़कर दोस्तों दुनिया में कोई खूबसूरत जगह नहीं होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ट्रैवल को और सफ़र को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़रूर बनाएं। अगर आपको विज़डम लेना हो, अगर आपको दुनिया का दूसरा रुख देखना हो और कल्चर्स देखने हो, तो ये ज़रूर देखें और ट्रैवल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाएं। और रास्ते में फिर अगर आपको कनाडा आता है या यूएस आता है, यूरोप आता है, जो भी कुछ भी आता है, वो अगर आपने अचीव कर लिया, उसका पासपोर्ट आपको मिल गया या वहाँ की रेजिडेंसी आपको मिल गई, तो ये आपका एक माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। लेकिन ये आपका फाइनल गोल नहीं होना चाहिए।